अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये है हमारे पास सप्लाई, और जिसको हम कह सकते हैं जी लॉ ऑफ सप्लाई। हमारे पास ये एक पास पेपर का क्वेश्चन है, इसलिए ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो डिमांड का पोर्शन है वो ज़रा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने लॉ ऑफ डिमांड नहीं किया तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में लॉ ऑफ डिमांड से मुतल्लिका भी चीज़ें मौजूद हैं, तो मैं यही सुजेस्ट करूंगा कि आप पहले लॉ ऑफ डिमांड करें, फिर आप लॉ ऑफ सप्लाई की तरफ आइएगा। बहरहाल हम बात करते हैं सप्लाई की। मेरे बच्चों, सप्लाई से मुराद हम एक खास अरसा वक्त के ऊपर सप्लायर की तरफ से जो चीज़ें बिकने के लिए अवेलेबल होते हैं हम उसको सप्लाई का नाम देते हैं। मैं अपने उर्दू वाले अल्फाज दोबारा रिपीट करता हूँ। जो मैन्युफैक्चरर है या जो प्रोड्यूसर है उसकी तरफ से खास वक्त के दौरान जो चीजें बिकने के लिए अवेलेबल होती हैं हम उसको कहते हैं सप्लाई। जैसा कि यहाँ पे वो कहता है द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस आर कॉल्ड प्रोडक्शन नॉट सप्लाई एंड द पोर्शन ऑफ द प्रोड्यूस ऑफर्ड फॉर सेल। अब उस बनाई हुई चीजों का वो हिस्सा जो बिकने के लिए ऑफर किया जाए एट प्रिवेलिंग प्राइस, जो कीमत चल रही हो उसके ऊपर इन अ गिवन पीरियड, एक खास अरसा वक्त के दौरान, इज नाउन एज सप्लाई। हम उसको सप्लाई का नाम देते हैं। हमने इस क्वेश्चन में इतना सा ही इंट्रोडक्शन सिर्फ करना है। जो बच्चे अच्छे हैं या जिनकी राइटिंग स्पीड अच्छी है वो नेक्स्ट पोर्शन या ये जो आर के बाद का हिस्सा है इसको भी कर सकते हैं, बट आई रिकमेंड दैट कि आप इंट्रोडक्शन सिर्फ इतना ही करें। सप्लाई इज अ शेड्यूल ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट वुड बी ऑफर्ड फॉर द सेल एट द पॉसिबल प्राइस एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, अ डे, अ वीक एंड सो ऑन। अच्छा जी, ये जो बात का हिस्सा है ये नेसेसरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है इंट्रोडक्शन में आप पहले वाला हिस्सा लिखें। ये जो दूसरा पैराग्राफ है ये भी आप इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा लिखें। सिमिलर टू डिमांड, वो कहता है जैसे डिमांड है, सप्लाई इज ऑलवेज रिलेटेड विद द प्राइस। वो कहता है जैसे कीमत के उतार चढ़ाव से क्वांटिटी डिमांड में भी कमी बेशी होती है, इसी तरह सप्लाई में भी कमी बेशी होती है ऑफ दैट प्रोडक्ट, बट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस। इस बात को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मेरे बच्चों, मिसाल के तौर पर आप गंदम के प्रोड्यूसर हैं, आप गंदम बनाते हैं। अच्छा, अब वो जो गंदम के प्रोड्यूसर हैं तो आपने जब चीजें या गंदम प्रोड्यूस की है तो आपका क्या दिल है कि आपकी गंदम सस्ते दामों बिके या ज्यादा दामों पे? हाँ जी, बिल्कुल, आपका दिल होता है महंगी सी महंगी बिके। इसका मतलब है जितनी प्राइस ज्यादा होगी ना, आप उतनी गंदम ज्यादा सेल करना चाहेंगे। इसका मतलब है प्राइस भी ज्यादा तो गंदम की सप्लाई भी ज्यादा। सो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस। एट हायर प्राइस लार्जर क्वांटिटी विल बी ऑफर्ड बिकॉज लार्जर प्राइस विल ब्रिंग मोर प्रॉफिट फॉर द ट्रेडर। बस इतना काफी है। यहां तक आप इंट्रोडक्शन लिखें। मीन्स के आपने जो ऊपर मैंने बात डिस्कस की है, यहां से लेकर दिस अमाउंट से लेकर यहां तक, और फिर देन आप इसको अटैच करें सिमिलर टू लेकर एट यहां तक, यहां। ये पोर्शन आपका इंट्रोडक्शन का है। होप सो कि आपको इंट्रोडक्शन की समझ आई। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या डिस्कस किया कि जो चीजें प्रोड्यूसर बनाता है और उन बनी हुई चीजों में से वो बिकने के लिए जो अवेलेबल होते हैं उसको हम लोग नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सप्लाई है। सप्लाई का और प्राइस का हमेशा डायरेक्ट रिलेशन होता है। दैट्स मीन कि अगर सप्लाई इंक्रीज है, प्राइस इंक्रीज है, तो लोगों का दिल होगा कि हम चीजें भी ज्यादा जो है वो सप्लाई के लिए रखें। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई की, कि सप्लाई का लॉ क्या कहता है। जैसे कि हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड है ना बेटा जी, इसी तरह हमारे पास लॉ ऑफ सप्लाई भी है। अच्छा जी, इस लॉ ऑफ सप्लाई की तरफ आते हैं। ये हमारे पास एनुअल पेपर में क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है कि डिफाइन लॉ ऑफ सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू डायाग्राम एंड शेड्यूल। अच्छा जी, लॉ ऑफ सप्लाई, अब ये लॉ ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन है। द लॉ ऑफ सप्लाई एग्जामिन डायरेक्ट रिलेशनशिप between price of a product and quantity supplied over other things remaining the same। कि अगर हम other thing remaining same या जो assumption है उनको constant करें तो जो law of supply और प्राइस का रिलेशन है
उसको हम नाम दे देते हैं कि ये सप्लाई का लॉ है। सो प्रोडक्ट की सप्लाई और कीमत का जो रिलेशन है उसको स्टडी करने का नाम लॉ ऑफ सप्लाई है। मोर क्वांटिटीज आर सप्लाइड एट हायर प्राइस एंड स्मॉलर क्वांटिटी आर सप्लाइड एट लोअर प्राइस। सप्लाई का फंक्शन क्यू सी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस, इसको हम कहते हैं जर्नल फॉर्म। और यहाँ पे कहते हैं जी क्यू एस इक्वल टू ए प्लस बी इंटू पी। प्यारे बच्चों, जब यहाँ पे क्यू इंटू डी होगा तो फिर ए माइनस बी इंटू पी होगा। उसकी रीजन ये है कि प्राइस का और क्वांटिटी डिमांड का इनवर्स रिलेशन है। चीजें बाजार में महंगी हो तो हम कम खरीदते हैं, ठीक है, इसलिए प्राइस का और क्वांटिटी डिमांड का इनवर्स रिलेशन है, जबकि कीमत का और क्वांटिटी सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अच्छा जी, यहां तक हो गया जी लॉ ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन। पहले आ गया इंट्रोडक्शन, फिर आपके पास आ गई बेटा जी डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं अपने पास स्टेटमेंट, जिसको हम प्रॉपर, या इसको भी आप प्रॉपर डेफिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं। अदर थिंग रिमेनिंग सेम, कि अगर हम तमाम अजम्पशन को सेम रखें, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, जितनी कीमत में इजाफा हो, ब्रिंग एन एक्सटेंशन इन क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी सप्लाई में इजाफा होगा ऑफ दैट प्रोडक्ट एंड वाइस वर्सा। और बाकी सब कुछ अगर उल्ट हो तो उल्ट हो जाएगा, मतलब उल्ट से मुराद ये है कि अगर कीमत कम हो तो सप्लाई भी कम होगी। द लॉ ऑफ सप्लाई कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग शेड्यूल एंड डायग्राम। ये शेड्यूल है, ये बेटा जी नेसेसरी है, ये आपने बनाना है। प्राइस है 40, तो चीजें बिकने के लिए मार्केट में सप्लाई आई है 100। प्राइस ज्यादा हो गई तो ज्यादा बिकने के लिए आ गई, प्राइस और ज्यादा हुई और ज्यादा आ गई, और ज्यादा हुई और ज्यादा आ गई, और ज्यादा हुई और ज्यादा आ गई। जैसे जैसे प्राइस में इजाफा होता जाता है, वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाई में भी इजाफा होता है। जैसे जैसे प्राइस में कमी होती है, वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाई में भी कमी होती है। अच्छा जी, अब वो कहता है शेड्यूल, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव शेड्यूल। वो कहता है ये जो अब ऊपर शेड्यूल दिया गया है इससे क्लियर है, व्हेन प्राइस इज इंक्रीजिंग क्वांटिटी सप्लाई इज एक्सटेंडेड, एंड व्हेन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज फॉलिंग देन क्वांटिटी सप्लाई इज कंस्ट्रक्टिंग, which show there is a direct or positive relationship between the product and quantity supplied। अच्छा मेरे बच्चों, ये है प्राइस 40, 80, 120, 60, और ये है क्वांटिटी सप्लाई 100, 200, 300, 400, 500। प्राइस को हमने ओ एक्स पे लेना है, ये है ओरिजिन, ठीक है जी। मैं इसको जरा पॉइंट आउट कर लेता हूँ, ये है ओरिजिन, और ये 40, 80, 20, 160, 20, 200 ये प्राइस है, और ये 100, 200 ये क्वांटिटी सप्लाई है। अब अगर प्राइस 100 थी, यहाँ पे जरा इसको जरा देख लेते हैं जी। हमारे पास टेबल में वो कहता है जी, अगर हमारे पास जो प्राइस है, ये इसको जरा वन पेज करते हैं ताकि हम इसको जरा और एक्सप्लेन कर सकें। अगर प्राइस 40 है, ये जैसा कि प्राइस 40 है, तो क्वांटिटी सप्लाई कितनी है 100। अगर प्राइस 80 है तो क्वांटिटी सप्लाई कितनी है 200। प्राइस 120 है तो क्वांटिटी सप्लाई 300। प्राइस 160 है तो क्वांटिटी सप्लाई कितनी है 400। प्राइस 200 तो क्वांटिटी सप्लाई और ज्यादा। अब ये जो एक ग्राफ बना है, इसको हम लोग नाम देते हैं एस एस, या सप्लाई कर्व के तौर पर हम कहते हैं। जबकि जो डिमांड कर्व होता है ना बेटा जी, वो इनडायरेक्ट रिलेशन होने की वजह से कुछ इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, और जहां पे डिमांड एंड सप्लाई पैरेलल हो जाए वो मार्केट का इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। अच्छा जी, ये होप्स हो कि आपको डायग्राम बनाना आ गया होगा। हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। इन दिस डायग्राम क्वांटिटी सप्लाई इज मेजर्ड एट ओ एक्स एक्सिस व्हाइल प्राइस इज शोन ऑन ओ वाई पॉइंट। ये जो पॉइंट ए है, ये वाला जो पॉइंट है, अब वो कहता है show that when price is 40 quantity supply is 100, when price is increased all the points show a direct relationship between price and quantity supply by joining the all the points who get supply curve which show SS. This curve is positively sloped due to a direct relationship between two economic variable of supply function। और दो इकोनॉमिक वेरिएबल इसके कौन कौन से हैं, एक है प्राइस और एक है क्वांटिटी सप्लाई। सो बेसिकली अभी हमने सप्लाई की डेफिनेशन की है, लॉ ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन की है, अभी हम लोगों ने शेड्यूल किया है, अभी हम लोगों ने डायग्राम किया है। अच्छा जी मेरे बच्चों, अब हम बात करते हैं अजम्पशंस की, मफरूजात की, या जिन चीजों को हमने कहा था कि अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। जो अजम्पशंस हैं, जहां पे वो कहता है जी अजम्पशन या कंडीशन या पैरामीटर या अदर फैक्टर्स या अदर थिंग्स
जिनको हम लोग कांस्टेंट कंसीडर करते हैं या इन्फ्लुएंस इलास्टिसिटी सप्लाई करते हैं, वो ये वाले फंक्शंस हैं। The law of supply prove true when these assumptions are satisfied. No change in cost of production. It is assumed that cost of production does not change because a rise in price because of rising cost of production will not increase the supply of quantity, and fall in the price because of fall in cost of production will not decrease the supply quantity. No change in technology, method of production. Technology or method of production में भी change नहीं होना चाहिए. It is assumed that neither the technology conditions are becoming absolute, nor the improvement in the technology. Newer, better techniques of production always reduce the cost of production and fall in the price because of reduction in cost of production will not cause a decrease in supply. No change in the efficiency of factor of production. Production process is a combination of 4 factor of production. ये जो production process है, ये 4 चीजों का हिस्सा होता है। आप जानते ही हैं, land, labor, capital, entrepreneur. And if the efficiency of one or more factor of production is changed, it does affect the production. इसलिए हम कहते हैं no change in efficiency of production. यहाँ तक काफी है, ये increase in efficiency को आप रहने दें, यहाँ तक ये वाला आप assumption कर लें, पहली 2 लाइनें। नो न्यू डिस्कवरी एंड इनोवेशन, नई इजाद और दरियाफ्त ना हो जिसकी वजह से कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो सकती हो। इट इज आल्सो अज्यूम्ड दैट देयर इज नो चेंज इन नेचुरल एंड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ न्यू डिस्कवरीज एंड इनोवेशन, एज न्यू डिस्कवरी मींस मोर सप्लाई एट द सेम और लोअर प्राइस, देयरफॉर इट इज अज्यूम्ड दैट, आप देयरफॉर को छोड़ दें, यहां तक कर दें एट द लो प्राइस तक। प्राइस ऑफ लेबर एंड रॉ मटेरियल डज नॉट चेंज। Change in the labor price, wages, and raw material affect the cost of production. An increase in wages and the raw material price would give rise to the cost of production, and consequently, the producer will increase the supply price, but as profit will not increase, therefore, supply quantity may remain the same, or there may be a decrease in the supply at high prices. अच्छा जी बच्चों, हमारे पास यही सिर्फ 5 फैक्टर नहीं है या यही सिर्फ 5 अजम्पशन नहीं है, इसके अलावा भी हमारे पास अजम्पशंस हैं। जैसा कि हमारे पास है नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्सेशन में चेंज ना आए। इफ द गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी चेंज, इट आल्सो ब्रिंग चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्सेस वुड डिस्करेज मोर प्रोडक्शन because of low profit, and likewise reduction in taxes may encourage production and supply. अच्छा जी, नेचुरल क्लाइमेट एंड वार। मेरे बच्चों, हम लॉ ऑफ सप्लाई ये पढ़ते हैं कि कीमत ज्यादा हो तो लोग ज्यादा चीजें बेचेंगे, लेकिन जब जंग लग जाती है, नेचुरल रिसोर्सेज की डिस्टरबेंस हो जाती है, तो तब हमारे पास अगर कीमत ज्यादा भी हो तो हमारी सप्लाई होती ही नहीं है। मींस की कीमत ज्यादा होती जाती है, तो फिर जब आपके पास सप्लाई नहीं होगी तो फिर आप चीजें कैसे देंगे। द सप्लाई इज affected ड्यूरिंग फ्लड, स्टॉर्म, अर्थक्वेक्स, डिसीजेज एंड द लोकस्ट अटैक, जिसको हम कहते हैं जी मक्खियों का अटैक ऑन एग्रीकल्चर क्रॉप विल इफेक्ट द सप्लाई, एंड लॉ ऑफ सप्लाई में नॉट होल्ड। वेदर, मौसम कंडीशन, उसकी सूरत एंड सीजन। सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आल्सो डिमांड ऑन फेवरेबल एंड अनफेवरेबल क्लाइमेट and weather condition. During the favorable weather condition and change of the season, there are large number of quantity of produce, and unfavorable condition there are similar quantity of produce irrespective of change in price. अच्छा जी, ये कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको आप खुद से डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप ना भी करें तो ये पॉइंट नंबर 9, 10, 11, 12, 13 ये करने की जरूरत ही नहीं। तो ये हमारे पास क्या था, लॉ ऑफ सप्लाई, या जिसको हमने कहा था कि जी हमारे पास सप्लाई क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका शेड्यूल और डायग्राम क्या है। ले बच्चों, इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में, जिसमें मेरा बेटा हम डिस्कस करेंगे अपने पास इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, सप्लाई नहीं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ले बच्चों, हाजिर होंगे उस लेक्चर में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।